हाय एवरीवन, ये पार्ट 3 है चैप्टर 1 का, दैट इज़ ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। आपने दोनों पार्ट्स अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना, चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, राइट। तो ये पार्ट 3 है, इसके अंदर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट 4 भी आएगा जिसके अंदर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 3 है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए हम शुरू करते हैं। और जिस किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स की प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ भी नोट्स बना सकते हो, अपनी रफ कॉपी निकाल लो और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं यू कैन राइट ऑल दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी अंकित। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 की जो वीडियो थी उसका लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से ये सामान लाते थे, रॉ मटेरियल लाते थे, ट्रेड करते थे विद अदर कंट्रीज। सो व्हाट वर देयर स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, ये हमने डिस्कस किया था। इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो देखो, यहाँ पर हड़प्पन जो पीपल थे वो क्या करते थे, सील्स भी बनाते थे, उनकी स्क्रिप्ट भी हमें देखने को मिली है और वेट भी देखने को मिले हैं। तो पहले हम सील के बारे में स्टडी करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो हमें यहाँ पर सील, पहली बात सील क्या होता है। सील एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक तरीके से एनग्रेव डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है इम्प्रेशन इम्प्रेशन एक तरीके से बनाने के लिए। और इम्प्रेशन किस पे बनाया जाता है, वो क्ले या फिर वैक्स पे। मतलब कि यहाँ पर सपोज करो कोई यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कोई भी सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है कोई भी, सपोज सन का सिंबल बना हुआ है, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, ये सील है, ठीक है, ये एक सील है। और आप क्या करोगे कि क्ले का ऑब्जेक्ट लोगे, उसके ऊपर इस सील का इम्प्रेशन दोगे, तो एक तरीके से ये भी सील बन जाएगी, ठीक है। तो ये होती है सील। सील किस पे बनाई जाती है, क्ले पे या फिर वैक्स पे, उसको एनग्रेव किया जाता है, इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन लगाया जाता है। तो ये एक सील है, इसको क्या कर सकते हो आप, इससे और भी सील को बना सकते हो, राइट। तो ये सील हमें देखने को मिली है। इन सील का यूज़ होता था ट्रेड के लिए। ना क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेड के लिए वो कैसे यूज़ करते थे सील का। तो देखो, कोई भी अगर सामान वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो वो क्या करते थे, कोई भी इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर एक, इन्होंने कोई भी सामान लिया, उसको इन्होंने क्या किया, किसी एक तरीके से किसी बोरी वगैरह में किसी भी चीज़ में डाला उन्होंने, राइट। उसके बाद वो क्या करते थे, उसमें गांठ मारते थे, और उसके बाद वो एक गीले कोई भी एक तरीके से यहाँ पर वैट क्ले लेते थे। तो यहाँ पर इन्होंने वैट क्ले ली और उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने किसी भी सील का इम्प्रेशन दे दिया, ठीक है, किसी भी सील का इंप्रेशन दे दिया। उससे वहाँ पर क्या हुआ, वो सील का इंप्रेशन उसके ऊपर आ गया। अगर यहाँ पर वो सील टूटी मिली है तो इसका मतलब उस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसको किसी ने टैम्पर किया है। लेकिन अगर वो सीलिंग इंटैक्ट है, मतलब सीलिंग वहाँ पर टूटी हुई नहीं मिली, तो इसका मतलब किसी ने भी उसको टैम्पर नहीं किया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी। तो वो समझ आते थे कि ये जो सामान है ये वैसे का वैसे ही हमारे पास पहुँच गया। और ये जो, देखो उस समय के लोग, आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि कैसे वहाँ पर लोग पता लगाते थे कि ये सामान उस पर्टिकुलर पर्सन ने भेजा है। तो ये क्या करते थे, सील का यूज़ करते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर वो सील का यूज़ करते थे जिससे उन्हें उसकी जो आइडेंटिटी है भेजने वाले की, वो वहाँ पर उनको पता लग जाती थी कि उस पर्सन ने उस सामान को वहाँ पर भेजा है। तो आइडेंटिटी जो है सेंडर की, वो पता लगाने के लिए भी सील का यूज़ होता था कि यहाँ पर हम एक तरीके से अपना सिंबल ये बनाते हैं, ठीक है, और इस सिंबल को अगर मैं सील में लगा रहा हूँ और उस सामान को मैं बाहर भेज रहा हूँ तो वो पर्सन समझ जाएगा जिसको मैंने सामान भेजा है कि वो सामान मेरा है, मैंने उसको वो सामान भेजा है। और वो सील अगर ब्रोकन नहीं है तो इसका मतलब छेड़छाड़ नहीं हुई है सामान के साथ। तो ये सील है और सीलिंग जिसका वो यूज़ करते थे ट्रेड में, राइट। दूसरी हमें इनकी स्क्रिप्ट देखने को मिली है और जिसको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। पहली बात, स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट का मतलब राइटिंग। यहाँ पर ये मैंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, डिफ़िकल्ट लिखा है मैंने, ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं इसमें मैं रोमन स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ABCD, ये जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, जैसे मैंने मिस्टीरियस वर्ड लिखा है तो ये मैंने कौन सी स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए लिखा है, रोमन स्क्रिप्ट। वैसे ही अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ की जाती हैं दुनिया में, लेकिन जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी स्क्रिप्ट हमें देखने को मिली है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा एनिग्मेटिक कहा गया है। एनिग्मेटिक वो स्क्रिप्ट जो कि डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट है या फिर जिसको हम समझ नहीं सकते, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, ठीक है। तो वो क्यों कहा गया है इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा।
तो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो हमें देखने को मिली है, जो कि सील पे देखने को मिली है। यानी वो सील पे क्या करते थे, उनकी सील पे हमें किसी भी एक एनिमल का सिंबल मिलता था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसे यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिकॉर्न। और उसके ऊपर हमें इनकी ये स्क्रिप्ट देखने को मिली है। ये स्क्रिप्ट अभी तक हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पता नहीं लगा पाए इसमें लिखा क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंबल देखने को मिले हैं, तो सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है इनकी, अल्फ़ाबेटिक नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो छोटी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई हमें एक पर्टिकुलर उनकी जो स्क्रिप्ट मिली है ना, उसमें 26 साइन ही मिले हैं। मतलब हमें टोटल अगर हम देखें, टोटल हमें 375 से लेकर 400 साइन मिले हैं, लेकिन कोई हमें बोर्ड मिला है ना कोई भी पर्टिकुलर, तो उसमें 26 साइन से ज़्यादा हमें मिले ही नहीं है, राइट। और इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, मतलब नहीं पता लगा पाए कि इसमें लिखा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने व्हील टाइप बना रखा है, यहाँ पर ये टी टाइप कुछ बना रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या बना रखा है इन्होंने, ये इन्होंने एक व्हील टाइप फिर से बना रखा है, ठीक है। तो इससे हम समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। और इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको वो क्या करते थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अपनी स्क्रिप्ट को देखो हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, मतलब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, यहाँ से लेफ्ट से, और वो मैं राइट की तरफ जाऊँगा। लेकिन ये क्या करते थे, वो यहाँ से लिखना शुरू करते थे और यहाँ पर जाते थे, ठीक है। जैसे उर्दू लिखी जाती है तो वो राइट से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट में वो यहाँ पर वो वहाँ तक उसको लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। बट हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अब यहाँ पर यही रीज़न है जिसकी वजह से इनकी स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक कहा गया है। एक तो रीज़न ये है कि इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसमें लिखा क्या है, अलग अलग अजीब से सिंबल हैं। दूसरा, इसको वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आर्कोलॉजिस्ट को पता चला कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। देखो जब भी हम लिखते हैं ना, हमारी हैबिट होती है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा खुल्लम खुल्ला लिखना, लेकिन जब मैं यहाँ से लेफ़्ट टू राइट अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं लास्ट में जाऊँगा ना, तो मैं एकदम छोटे छोटे अक्षर बनाऊँगा, ये हमारी आदत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमें देखने को मिला है। ये चीज़ हमारे लिए हमारी राइट साइड में देखने को मिलेगी, लेकिन उनकी यही चीज़ लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब जगह कम बची इनके लिए इस साइड, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने वहाँ पर उसको एक तरीके से कंजस्टेड बना दिया, ठीक है, छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने बना रखे सिंबल चिपका के एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सही तरीके से खुल्लम खुल्ला लिखना स्टार्ट किया है। तो इससे पता लगाया गया कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है। और राइटिंग हमें कई सारी चीज़ों पे देखने को मिलती है, जैसे कि सील हो गया, कॉपर टूल्स पे देखने को मिलती है, टेराकोटा टैबलेट्स पे या फिर ज्वेलरी पे, ठीक है। सो सील और स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेट्स। देखो वो लोग बहुत ही एडवांस थे, वो बार्टर सिस्टम तो उस समय था, बट वो वेट का भी यूज़ करते थे। तो वेट को बनाने के लिए वो क्या करते थे, चर्ट एक टाइप ऑफ स्टोन है जिसको वो यूज़ करते थे वेट्स को बनाने के लिए, ठीक है। और इनके वेट में कोई मार्किंग नहीं होती थी कि भाई वहाँ पर, जैसे कि हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी यूनिट को फॉलो करते थे। हम जैसे कि ग्राम को फॉलो करते हैं, किलोग्राम को फॉलो करते हैं, उनकी यूनिट के बारे में हमें नहीं पता, तो कोई मार्किंग नहीं पता हमें कि कौन सी मार्किंग लगी थी वहाँ पर। लेकिन उनका जो वेट था ना, वो बाइनरी सिस्टम फॉलो करता था। मतलब अगर हमें कोई पर्टिकुलर वेट हमें छोटा देखने को मिल रहा है, सपोज करो 1 ग्राम का देखने को मिल रहा है, तो दूसरा 2 ग्राम का, फिर 4 ग्राम का, 8 का, 16 का, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और जो बड़े डिनोमिनेशन वाले जो वेट हैं, बड़े बड़े, वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं। इसकी डिटेल में मत जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉलर वेट को वो यूज़ करते थे ज्वेलरी और बीट्स को वो मेजर करने के लिए। तो इट मीन्स हमें वहाँ पर तराजू भी देखने को मिली है, वो तराजू का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को। अगर वहाँ पर बार्टर सिस्टम हो रहा है तो मुझे कोई सामान चाहिए, मुझे एक तरीके से मैं वीट लेने आया हूँ, ठीक है, और मैं उसके बदले बाजरा दूंगा किसी पर्सन को। तो अगर उन्होंने ये बोल रखा है कि भाई 2 किलो वीट के बदले आपको 1 किलो बाजरा मिलेगा, तो वो मेजर करते थे कि वो 2 किलो है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय किलोग्राम का ही वो उनकी यूनिट थी, जो भी वो यूनिट को फॉलो करते थे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किलोग्राम का। तो 2 kg के बदले 1 kg, तो वो उसको मेजर करते थे, उसके लिए वो वेट सिस्टम उन्होंने बना रखा था। तो आप देख सकते हो कितने एडवांस लोग थे, कितना दिमाग था उनके अंदर, टेक्नोलॉजिकल कितनी एडवांसमेंट थी, ठीक है। ये चीज़ हम प्रीवियस भी देख चुके हैं पहले भी। इनका जो ग्रिड पैटर्न है, इनका घर बनाने का जो इनकी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, वो भी एक तरीके से हम देख सकते हैं वहाँ पर प्रॉपरली प्लान करके उन्होंने बना रखा है। इनकी जो ब्रिक है वो भी एक इक्वल साइज में हमें देखने को मिलती है, स्टैंडर्डाइज रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे अपने 3 टॉपिक, सील्स, स्क्रिप्ट,
वेट्स। सील में क्या करते थे वो, ट्रेड का यूज़ करते थे, मतलब ट्रेड को वो करने के लिए ट्रेड में वो सील का यूज़ करते थे। उसके बाद स्क्रिप्ट हमें देखने को मिली है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। टोटल 375 से 400 सिंबल हमें देखने को मिलते हैं और कई सारी चीज़ों पे लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेट हमने देख लिया। चार्ट याद रखना 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंशंट अथॉरिटी। नाउ ठीक है, हमने अब तक ये जान लिया कि हड़प्पन पीपल किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीते थे, वो क्या खाते थे, कहाँ पर वो रहते थे, उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, उनकी टाउन प्लानिंग, कैसे घर बनाते थे वो, ड्रेनेज सिस्टम उनका कैसा था, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे और वो सामान भी बेचते थे, ट्रेड करते थे। लेकिन आप खुद ही सोचो, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कोई पर्सन सेंटर पे है जो इनको रेगुलेट कर रहा है, या फिर ये सभी लोग इक्वल स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं? कोई राजा ही नहीं है, कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इनको रेगुलेट कर रही है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन ले रहा है, कौन ये सारे डिसीजन ले रहा है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हु टेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द हड़प्पन सोसाइटी, वॉज देयर एनी किंग और एवरी वन इंजॉय इक्वल स्टेटस? कौन ऑर्गेनाइज करता था इन सभी एक्टिविटीज़ को? भाई कौन कहता था कि आपको प्लानिंग करके सारे घर को बनाना है, ड्रेन को बनाना है, आपको बाहर जाके ट्रेड करना है? कौन ये बताता था? तो इसका आंसर हम खोजने की कोशिश करते हैं। सो टॉपिक इज पैलेसेस एंड किंग्स। तो देखो, इसका कोई भी क्लियर कट आंसर हमें नहीं मिलता। वेरियस आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को देते हैं। तो यहाँ पर उनके आर्ग्यूमेंट को हम पढ़ते हैं। तो देखो, कुछ आर्कोलॉजिस्ट का मानना यह है कि किंग था उनकी सोसाइटी में। अब इसका वो एविडेंस देते हुए बोलते हैं कि हमें एक प्रिस्ट किंग की स्टैचू देखने को मिला है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रिस्ट किंग का स्टैचू देखने को मिला है जो कि यहाँ हाथ से और यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, ब्रोकन स्टेट में हमें यहाँ पर ब्रोकन उसमें देखने को मिला है हमें। ठीक है, ये जो प्रिस्ट किंग का स्टैचू है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमें लार्ज बिल्डिंग देखने को मिली है मोहनजोदारो में। और बहुत लोग ये मानते हैं आर्कोलॉजिस्ट कि वो पैलेस है, वो इस राजा का जरूर महल रहा होगा, बट इसका हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं देखने को मिलता। इट मीन्स आप किसी एक पर्टिकुलर मूर्ति के बेसिस पे और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं कह सकते कि वहाँ पर किंग था। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में वहाँ पर कोई रूलर नहीं था, हर कोई इक्वल स्टेटस इंजॉय करता था। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिंगल एक ही रूलर था, अलग अलग साइड के अलग अलग रूलर्स थे। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि जो एंटायर कम्युनिटी है ना, वो खुद ही मिलकर डिसीजन लेती थी, यानी कि वहाँ पर कोई किंग नहीं था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किंग को लेकर कितनी सारे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, कोई हमें प्रॉपर नहीं पता एविडेंस। अब यहाँ पर प्रिस्ट किंग के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये जो पिक्चर है वो किसकी देखने को मिलती है, और मतलब किसकी और कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये मोहनजोदारो में हमें प्रिस्ट किंग की स्टैचू देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग ना इनको प्रिस्ट बोलते हैं, बोल रहे थे उस समय। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था ये किंग है, तो कुछ हमें पता नहीं चला, मतलब प्रॉपर हमें एविडेंस नहीं है, तो हमने नाम रख दिया प्रिस्ट किंग। क्योंकि देखो, इनकी आंखें आप देख सकते हो, थोड़ी यहाँ पर लग रहा है कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो प्रिस्ट रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग उनको किंग भी बोलते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, तो हमने नाम रख दिया प्रिस्ट किंग, बट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं पता। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से ही लिखना है कि हमें प्रॉपर तरीके से नहीं पता, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप लिख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम स्टडी करते हैं, जो कि है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। नाउ देखो, इस सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा BCE। अब ये डेट कम क्यों हो रही है? देखो, डेट के ऊपर यहाँ पर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, हिस्ट्री में डेट कैसे डिसाइड होती हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा वीडियो का, देख लेना जाकर। मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड BCE, CE, AD, C, ठीक है, और यहाँ पर BC, इन सब में क्या डिफरेंस है वो मैंने वहाँ पर बता रखा है। तो वो एक तरीके से आपका हिस्ट्री का एक तरीके से सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको पूरी हिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली एंशंट हिस्ट्री। तो यहाँ पर अगर हम एंड देखें सिविलाइजेशन का, तो 1800 या फिर 1900 आते आते, ठीक है, 1800 या फिर 1900 आते आते यहाँ पर ये जो सिविलाइजेशन है, BCE में कह रहा हूँ, बिफोर कॉमन एरा, तो ये जो सिविलाइजेशन है इसका जो एंड है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो मेजर हड़प्पन साइट्स थी वो चोलिस्तान, और चोलिस्तान में जो है वो एक तरीके से अबैंडन होनी स्टार्ट हो गई। पॉपुलेशन
जो थी वो दूसरी जगह में जानी स्टार्ट हो गई, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में। तो अगर यहाँ पर मैं फिर से इंडिया का रफली मैप ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो ये जो सिविलाइजेशन है इसका जब एंड होना स्टार्ट हो गया तो पहले इस एरिया में ये सिविलाइजेशन थी, लेकिन पॉपुलेशन एक्सपैंड होकर मतलब वहाँ से दूसरी जगह आकर यहाँ पर एक्सपैंड हो गई। गंगा वाले एरिया में, जो गंगा वाला आज का हमारा एरिया है, गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया, तो वहाँ पर ये जो सिविलाइजेशन है वो मतलब वहाँ पर एक तरीके से जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, और इसका एविडेंस भी हमें तुरंत नहीं मिलता कि इस सिविलाइजेशन के एंड होने के तुरंत बाद हमें वहाँ पर एविडेंस मिल रहे हैं। नहीं, बीच में हमें एक ब्रेक भी देखने को मिलता है। इट मीन्स 1800 आते आते यहाँ पर क्या हुआ, ये जो साइट हमें देखने को मिलती हैं ये डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई और दूसरी जगह पर पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। यानी कि और नई कोई सिविलाइजेशन कुछ हज़ार साल बाद वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, अगर हम चेंज देखें कि 1800 के BCE के पास आसपास क्या चेंजेस आने लगे जिससे हम ये बता सकते हैं कि यस ये सिविलाइजेशन एंड होनी स्टार्ट हो गई। तो जो आर्टिफैक्ट्स थे इनके वो डिसअपियर होने स्टार्ट हो गए, वेट, सील, स्पेशल बीड्स। ठीक है, राइटिंग और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो गई। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, अब यहाँ पर एक तरीके से उस तरीके से हाउस नहीं बन रहे थे और यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आर्कोलॉजिस्ट को पता कैसे चला कि ये जो सिविलाइजेशन है वो एक तरीके से अपने मेच्योर फेज में थी इस टाइम पे, उसके बाद वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी बंद हो गई। तो देखो इसके लिए ना वो टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो सॉइल है उसकी स्टडी करते हैं लेयर की, कि लेयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर उन्हें एक तरीके से स्ट्रैटिग्राफी उसको कहते हैं, स्टडी ऑफ लेयर ऑफ सॉइल। तो देखो वहाँ पर अगर सपोज करो ये सॉइल है, इसकी एक लेयर है, यहाँ पर हमें कुछ सेम सामान मिल रहे हैं लेकिन बहुत कम मिल रहे हैं, और उसके बाद हमने और खुदाई करी, बीच वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है कि थोड़े कुछ ज़्यादा सामान मिल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद हमें अगर हम खुदाई कर रहे हैं, मतलब ये खुदाई ऐसे हो रही है, पहले हमें देखने को मिल रहा है, नीचे से हम देख रहे हैं। ठीक है, नीचे से हम देख रहे हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, कम सामान देखने को मिल रहे हैं, उनके द्वारा यूज़ करे हुए सामान। इट मीन्स ये सिविलाइजेशन अभी एक तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है, अभी ये स्टार्ट हुई है। उसके बाद हमने और देखा ऊपर, मतलब उसके बाद खुदाई में देखा हमने, उसकी ऊपर वाली लेयर में हमें देखने को मिल रहा है कि कई सारे यहाँ पर सामान बने, मतलब कई सारे यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं। इट मीन्स ये अपने मेच्योर फेज में इस टाइम में आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फिर से कम ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इट मीन्स इस टाइम पे इसका एक तरीके से एंड होना स्टार्ट हो गया। तो आप जब मिट्टी को नीचे खोदते जा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर एविडेंस मिल रहे हैं। आपको कुछ लेयर, अगर आपको कुछ जगह पे कुछ कम ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, फिर कम मिलते हैं, तो इट मीन्स ये अजम्पशन लगाया जाता है, ये माना जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन है पहले इसका थोड़ा सा ओरिजिन हुआ, उसके बाद वो अपने मेच्योर फेज़ में पहुंची जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, और मेच्योर फेज़ का ही ये टाइम पीरियड है। ठीक है, BCE 2600 टू 1900 BCE। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डिक्लाइन होनी और स्टार्ट हो गई। इट मीन्स मतलब चीज़ें हमें कम देखने को मिली, इट मीन्स इस सिविलाइजेशन का एंड होना स्टार्ट हो गया। राइट, अब यहाँ पर हम देखें कि इसका रीज़न क्या है चेंज का, क्यों ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एंड हो गई। तो इसका हमें कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं मिलता। अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज आ गया होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या फिर पेड़ वगैरह सूख गए होंगे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर शिफ्ट कर दिया। जो रिवर के किनारे ये सेटलमेंट हुई थी इनकी, वो जो भी रिवर्स थी वो सूख गई एक टाइम पे, या फ्लड आ गया, या फिर इन्होंने लैंडस्केप का ज़्यादा यूज़ कर लिया, इनके जो भी रिसोर्सेज थे वो डिक्लाइन हो गए, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर दूसरी जगह पे जाकर रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये में भी रीज़न हो सकते हैं, बट हमें जो देखने को मिलता है एविडेंस इनके सिविलाइजेशन के एंड होने का, वो एक सडन मिलता है, सडन चेंज आ गया सडनली एक तरीके से। ये जो सिविलाइजेशन थी, ऐसा क्या हुआ सडनली, जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो कि अच्छे से रह रही थी, अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, सामान बना रहे थे, कैसे ये एंड हो गई। तो इसका क्लियर कट आंसर हमें देखने को नहीं मिलता, और ये टॉपिक क्या है, डिबेटेबल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट को कई हज़ार साल का वेट करना पड़ा नई सिटीज़ को डेवलप होने में। इट मीन्स इस सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर हमें इतनी एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलती, इतनी ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन को हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
ये एंड हमने पढ़ा है, लेकिन इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे करी अंग्रेजों ने, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 3 में इतने टॉपिक्स, ठीक है। बाकी जो आपका जो पार्ट 4 आएगा, हमारा पार्ट 4, उसमें मैं आपका जो पूरा ये चैप्टर है वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बाकी अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपसे 2 MCQ पूछे थे, उनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, जिस किसी ने उस पार्ट को देखा है उसको पता होगा। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसमें इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लोथल का, मतलब सीटाडल का जो कि लोथल में है। हाई वॉल होती हैं, लो वॉल होती हैं, हाइट पे बना होता है या फिर रिवर से दूर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो हाइट पे बना होता है सीटाडल, हाइट पे, और लोअर टाउन नीचे। सो ये हमारा सीटाडल, ये लोअर टाउन। ये खाली लोथल आपको दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि लोथल में कुछ अलग ही सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू मोहनजोदारो, आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? तो देखो ये जो कैनॉल्स है ना, ये हमें मोहनजोदारो में नहीं, ये हमें शॉर्टुगाई में देखने को मिले हैं, ठीक है। शॉर्टुगाई जो कि अफगानिस्तान में है। तो डी को एलिमिनेट कर दो, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर और ऑप्शन डी है ही नहीं। और यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। इसका माउंट ऑफ डेड अदर नेम है, ये सिंध प्रोविंस में है, ग्रेट बात हमें मोहनजोदारो से देखने को मिला है। तो ABC इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सभी से, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द हरप्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, कि जो हरप्पन सील है वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है हरप्पन सिविलाइजेशन का। एविडेंस जो हमें कैनल इरिगेशन के देखने को मिलते हैं वो हमें शॉर्टुगाई से देखने को मिलते हैं। मोहनजोदारो सिटी को अनप्लान मैनर में लेड किया गया, बनाया गया। कॉपर ये लाते थे कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका से। तो आपको स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है। सारा मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ अब तक, जो भी मेरी 3 वीडियो हैं इसको मिलाकर। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। मैं हार्ट दूंगा जो भी इसका आंसर सही देगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको ये देख लेना यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। तैयार है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और लाइक भी कर देना वीडियो को, और यू कैन शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।